दोस्तों नमस्कार। जब भी आपको लगता है कि बिहार आसानी से समझ आ गया, ठीक उसी वक्त बिहार गच्चा दे देता है। ठीक उसी वक्त बिहार के बारे में अपनी समझ को विकसित करने के लिए और ज्यादा प्रेरित करता है, क्योंकि हालात कुछ इस ढंग से बदलते हैं जो बिहार की सियासत बिल्कुल मैकियावेलियन पॉलिटिक्स से भी कहीं आगे निकलती हुई दिखाई देती है। और आज बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। होली के दिन से शुरू हुआ राजनीतिक ड्रामा ईद के दिन एक ऐसे मुकाम पर आकर खड़ा हुआ है कि बिहार की राजनीति से लेकर दिल्ली तक और दक्षिण भारत तक इस बात की चर्चा है कि क्या बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू बनने जा रहा है। क्योंकि बिहार में एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश कई राजनीतिक दलों की सत्ता को डुबा चुकी है। चाहे 1974 में छात्र आंदोलन को कुचलने की इंदिरा गांधी सरकार की कोशिशें हो, चाहे उसके बाद का दौर हो, चाहे भागलपुर का 1989 का सांप्रदायिक विवाद हो, किसी भी तरह की परिस्थितियों में बिहार की सियासत को बर्फ के छत्ते की तरह माना जाता रहा है। और अब बिल्कुल एक ऐसे राजनीतिक परिस्थिति पर, यूं कहें कि एक ऐसे मोड़ पर बिहार आकर खड़ा हो गया है जहां सियासत के अंदर हर कोई अपने हिसाब से और अपनी सुविधा से पॉलिटिकल बार्गेनिंग कर रहा है। होली के दिन यानी 4 मार्च को सबको ये लगा कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। और जब नीतीश कुमार के दिल्ली जाने का फैसला हुआ, तब घोषित तौर पर तो किसी ने कुछ नहीं कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, लेकिन यह मान लिया गया कि बिहार का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से ही आएगा। अब बिहार का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से आएगा, तो यह बात भारतीय जनता पार्टी खुलकर कहने की स्थिति में क्यों नहीं है? कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री की बात को खुलकर नहीं कह रही? बीजेपी के एक प्रवक्ता सम्राट मॉडल का जिक्र करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उनका ट्वीट डिलीट हो जाता है या डिलीट करा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड अपने मुख्यमंत्री को लेकर अब धीरे धीरे आवाज उठाने लगी है। पार्टी के अंदर से कई नेता खुलकर सामने आने लगे हैं कि नीतीश कुमार या उनके बेटे निशांत कुमार के पास मुख्यमंत्री की बागडोर रहे और फॉर्मूला 2.5 साल का हो। अब जब 2.5 साल के फॉर्मूले पर मुख्यमंत्री तय करने की बातें तय हो रही है, तो उस 2.5 साल में पहला 2.5 साल किसका हो? स्वाभाविक है कि पहले 2.5 साल में 4 महीने जब निकल चुके हैं, तो पहला 26 महीने किसका हो, इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड का दावा तार्किक रूप से मजबूत हो जाता है। वो कोई क्रिकेट का पावर प्ले नहीं है कि पहला 10 ओवर मैंडेटरी है और बाद के दोनों पावर प्ले अपनी सुविधा के हिसाब से अपने समय पर लिए जाए। ये 2.5 साल का फॉर्मूला या आधे आधे समय तक मुख्यमंत्री पद की शेयरिंग का जो फॉर्मूला होता है, वो पूर्ण रूप से आधा कार्यकाल और बचे हुए आधे कार्यकाल के लिए होता है। और जनता दल यूनाइटेड जिस ढंग से अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये इग्नोर करना आसान होगा कि वो मुख्यमंत्री पद को लेकर इस बात की जिद पर अड़े कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाएगी? और अपना मुख्यमंत्री बनाने की जिद पर अगर वो अड़ती है और फिर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने से ही मना कर दिया, तब क्या होगा? ये सब ऐसे सवाल हैं जिन सवालों से बिहार की राजनीति दो चार हो रही है। और महज 48 घंटों में जिस ढंग से बिहार की राजनीति में बदलाव देखने को मिला है, उस बदलाव में इस धारणा को, इस मिथक को तो तोड़ा ही है कि जो जनता दल यूनाइटेड को शांतिपूर्वक तरीके से एक सरेंडर हो चुकी पार्टी मान रहे थे, वो सरेंडर हो चुकी पार्टी अब मुख्यमंत्री पद को लेकर एसर्ट कर रही है। वो मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी तरफ से जोर लगा रही है। अभी 2 दिनों पहले ही जेडीयू के नेता और पूर्व सांसद अरुण कुमार ने निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत करते हुए पार्टी के उन नेताओं की आलोचना की जो मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी को सौंपने पर आमादा है। और मजे की बात देखिए कि निशांत अरुण कुमार के साथ जाकर मिल रहे हैं, गुलदस्ते के साथ मिल रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले ललन सिंह, जिन्हें कई लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बेहद करीबी मानते हैं, जब वो पटना पहुंचे तब निशांत कुमार जाकर ललन सिंह से भी मिल रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। और पार्टी के प्रवक्ताओं की बैठक में जो अंदर से खबर आ रही है कि जो टास्क दिया गया है, जिसकी सार्वजनिक रूप से कभी घोषणा नहीं की जाएगी,
वो ये है कि नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार के नेतृत्व पर जोर दिया जाए। कई सारे युवा विधायकों की टीम भी बनी है, यहां तक कि विधायकों के साथ भी नीतीश कुमार बैठ रहे हैं, निशांत कुमार बैठ रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ दूसरी चीजों पर भी चर्चा कर रहे हैं, मसलन नल जल योजना, शराबबंदी और इलाके के विकास कार्य। अब चूंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार किसी सरकारी पद पर है नहीं, जदयू में भी उनकी हाल ही में ज्वाइनिंग हुई है, ऐसे में पार्टी के विधायकों के साथ वो सरकारी योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसके आगे का एजेंडा जनता दल यूनाइटेड बखूबी जानती है। और इसकी झलक तो परसों ही मिल गई थी, जब संजय झा ने दिल्ली में कहा कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा या जेडीयू का बनेगा, यह अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन जरा निशांत की सियासत के सधे हुए कदमों को आप देखने की कोशिश करें तो दो तीन बातें एक साथ साफ हो जाती है। पहला, 2013 में जब नरेंद्र मोदी की वजह से भाजपा के साथ रिश्ता टूट रहा था, तब नीतीश कुमार ने क्या कहा था? नीतीश कुमार ने यही कहा था कि सत्ता की आकांक्षा रखने वाले नेता को टोपी भी पहननी पड़ती है और टीका भी लगाना पड़ता है। लिहाजा निशांत गांधी मैदान पहुंचते हैं और ईद की नमाज अदा करने के दरमियान टोपी पहने हुए भी दिखाई देते हैं। और निशांत जब टोपी पहनते हैं तो नीतीश कुमार भी ईद के मौके पर पटना में जो निजी कार्यक्रमों में जाते हैं, वहां भी वो टोपी पहने हुए नजर आते हैं। तो सियासत में क्या भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर टोपी पहनाने के लिए जनता दल यूनाइटेड ने तैयारी कर ली है? पक्के तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री पद पर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को बिठाने की कोई कोशिश इतनी आसानी से कामयाब नहीं होनी है। और इस कोशिश के कामयाब होने की भनक मिलते ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से ही मना कर दे, तब भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसलिए भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसी संवैधानिक बाध्यता नीतीश कुमार के सामने नहीं है कि विधानमंडल की सीट वो छोड़ दे तो उसके बाद तत्काल मुख्यमंत्री पद छोड़ दे। अगर राज्यसभा की वजह से नीतीश कुमार विधानमंडल की सीट छोड़ते हैं, तब भी वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। और इसी 6 महीने के दरमियान, यानी अगले 2 महीने के दरमियान ही कहें तो बिहार में विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही है। 9 सीटों के लिए 27-28 जून के पहले चुनाव हो जाना है। तो अगर नीतीश कुमार इस्तीफा भी दे और फिर चुन करके आ जाए, तब क्या होगा? राज्यसभा की सीट ही छोड़ दे, तब क्या होगा? लेकिन ये सारे सवाल मौजूदा दौर में सेकेंडरी सवाल है। प्राइमरी सवाल यही है, प्राथमिक सवाल बिहार की राजनीति में यही है कि नीतीश कुमार को कौन सा नंबर गेम ये प्रेरित कर रहा है कि जनता दल यूनाइटेड का ही मुख्यमंत्री रहे। और अब धीरे धीरे जेडीयू के लोग जो आवाज उठा रहे हैं, इन आवाजों में और तेजी आनी है, ये बात तय है। और जब इन आवाजों में तेजी आनी है कि आखिर मुख्यमंत्री जेडीयू का ही बने और निशांत कुमार ही बने, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए डिफेंसिव होना पड़ सकता है। डिफेंसिव इसलिए क्योंकि एक तरफ दिल्ली में 12 सांसदों का समर्थन है जो जेडीयू का है। उन 12 सांसदों के बिना नरेंद्र मोदी की सरकार पर आंच आ सकती है। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार के स्वजातीय मतदाता यदि बिदक गए तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद पर पहुंचने से रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो सकता है। नंबर 3, परिस्थितियां यह है कि बिहार की राजनीति ने अब तक कमंडल की जगह मंडल की पॉलिटिक्स को ही स्वीकार किया है। तो पिछले 20 दिनों से बिहार की राजनीति में जो राजनीतिक रायता फैला हुआ है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को छल से हटाए जाने की बातें गांव गांव, कस्बे कस्बे और मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंच रही है। तो उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी अपने नए मुख्यमंत्री के सहारे अपने एजेंडे को आगे भला कैसे बढ़ा पाएगी? एजेंडा आगे बढ़ाने की दिशा में जनता दल यूनाइटेड का सहयोग चाहिए होगा। और जिस अंक गणित की बात मैं कर रहा हूं कि वो कौन सा अंक गणित है जो जेडीयू को प्रेरित कर रहा है, तो जनता दल यूनाइटेड के पास 85 विधायक तो हैं ही, एक ने भी क्रॉस वोटिंग नहीं की है। और क्रॉस वोटिंग के बाद भी जो बचा हुआ विपक्ष है, वो बचा हुआ विपक्ष 37 विधायकों का है। यानी मौजूदा विधानसभा में जो बहुमत का आंकड़ा 122 पर है, वो 22 का न्यूनतम आंकड़ा तो क्रॉस वोटिंग के बाद भी यदि भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दलों को नीतीश कुमार धता बता दे, तब भी उनके पास मौजूद है। लेकिन सियासत में 2 और 2 4 नहीं होते। नीतीश कुमार की पहली कोशिश यही बताई जा रही है
कि निशांत मुख्यमंत्री बने तो एनडीए के बैनर तले ही मुख्यमंत्री बने, और एनडीए के बैनर तले मुख्यमंत्री बने, उसके बाद बिहार की राजनीति में 2.5 साल का कार्यकाल, कम से कम बचे हुए 2.5 साल में 4 महीने छोड़कर जो 26 महीना है वो पूरा कराया जाए। तो क्या पहले निशांत फिर सम्राट की बात हो रही है? क्योंकि रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा भी पटना पहुंचे, और रिजर्व बैंक के गवर्नर मल्होत्रा साहब जब पटना पहुंच रहे हैं तब वो मुलाकात करते हैं, नीतीश कुमार से तो करते ही है, लेकिन सम्राट चौधरी से मुलाकात करते हैं। अब सम्राट चौधरी तो बिहार के वित्त मंत्री भी नहीं है, वाणिज्य मंत्री भी नहीं है, बिहार योजना आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री भी नहीं है, लेकिन रिजर्व बैंक का गवर्नर यदि पटना में बिहार के होम मिनिस्टर से मुलाकात करता है तो राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो जाती है कि क्या इस देश की वित्तीय व्यवस्था और मौद्रिक व्यवस्था को संभालने वाले लोगों को भी अंदेशा हो चला है कि अगले कुछ हफ्तों में बिहार सम्राट चौधरी के हाथ जा रहा है। दरअसल इन सब पोस्चरिंग ने जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी काउंटर पोस्चरिंग की स्थिति को जवाबी रणनीति के लिए तैयार होने का मौका दे दिया है। और बंगाल चुनाव के पहले जो शांतिपूर्वक बीजेपी अपने पक्ष में बिहार को ले जाना चाहती थी, अब यह स्थिति है कि अगर बंगाल चुनाव के पहले बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश होती है तो बंगाल के अंदर छल प्रपंच की राजनीति अपने चरम पर पहुंचने का मैसेज जाएगा, और उस मैसेज के अंदर बांग्ला भद्रलोक से लेकर बंगाल का जो आम बंगाली मिजाज है, वो बंगाली मिजाज लोकतांत्रिक क्रांतिकारिता की तरफ आगे बढ़कर अपने पुराने क्रांतिकारी स्वभाव का परिचय लोकतांत्रिक अंदाज में दे सकता है। बंगाल ने पिछली बार भी दिया था, जब दीदी ओ दीदी जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से सबने सुना, उसके बाद बंगाल ने जिस प्रकार से रिएक्ट करना शुरू किया, उसने पूरी की पूरी चुनावी फिजा को बदल कर रख दिया था। अब बिहार की परिस्थिति और बिहार को अपने कब्जे में करने की कवायद भारतीय जनता पार्टी पर भारी न पड़ जाए, इस मानसिकता को जब जेडीयू ने भांप लिया है, तब अपनी तरफ से कदम बढ़ाने शुरू किए हैं। कदम बढ़ाए जा रहे हैं, एक तरफ निशांत की पोस्चरिंग को लेकर, दूसरी तरफ निशांत की पार्टी में बढ़ाए जा रहे मेल मिलाप को लेकर, तीसरी तरफ निशांत के पक्ष में आवाज उठा रहे नेताओं के साथ एक सौहार्दपूर्ण माहौल में मिलने की परिस्थितियों को लेकर, और चौथी तरफ तेजस्वी यादव के पटना छोड़ने के बाद जो चर्चा गर्म है कि तेजस्वी यादव ने ऐसे मौके पर बिहार छोड़ा है जिस वक्त बिहार की सियासत बहुत ही गर्म है, और उस वक्त चर्चा है कि क्या नीतीश कुमार के पुराने दोस्त लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल को तात्कालिक तौर पर कमान अपने हाथ में ले ली है ताकि किसी आपात स्थिति में कोई भी पॉलिटिकल ऑपरेशन आसानी से मुकम्मल कराया जा सके। हालात कमोबेश इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, और हालात जब इसी दिशा में इशारा कर रहे हैं तो एनडीए के अंदर भी जो अलार्मिंग बेल, जो घंटी बज रही है, वो घंटी साफ इशारा करती है कि एनडीए के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। नीतीश कुमार की परिस्थितियों से चंद्रबाबू नायडू की भी आंखें खुलने लगी है। एकनाथ शिंदे की आंख पहले से खुली हुई है। जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने घटते जनाधार को देख रहे हैं। चिराग पासवान के सामने मंत्री पद से आगे की राजनीति को लेकर दुविधा की स्थिति है। और बात रही उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा की जहां तक बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा के सामने परिस्थिति यही है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो उनकी सियासत को खतरा हो सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार बीजेपी के सक्रिय नेताओं की मौजूदा जमात में से सम्राट चौधरी से ज्यादा डिजर्विंग चेहरा कोई बीजेपी के पास नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना न बनना, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जेडीयू के लिए जनता दल यूनाइटेड का पॉलिटिकल सर्वाइवल है। और चूंकि उसके पास 85 का नंबर है, विपक्ष के पास 37 का नंबर है, कई सारे ऐसे विधायक जो लोक जनशक्ति पार्टी के हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी के हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के हो, इनकी पार्टी के विधायकों के विधायक दल के भीतर से भी एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि सत्ता अगर नीतीश कुमार की चाहे जिस खेमे से बचे, सत्ता के साथ रहने में ही अहमियत ज्यादा मिलनी है। क्योंकि जहां बहुत ज्यादा विधायक होंगे वहां अहमियत कम मिलेगी। जहां दिल्ली से सब कुछ तय होगा, जहां गुजरात लॉबी सब कुछ तय करेगी, वहां अहमियत कम मिलेगी। लेकिन जहां सत्ता 120 से 140 विधायकों के बीच वाली होगी, वहां विधायकों की ज्यादा सुनी जाएगी। ये बात जब दिखाई दे रही है तो छोटे दलों के विधायकों के भीतर भी
नीतीश कुमार के बाद यदि नीतीश कुमार ने पद छोड़ा तो निशांत कुमार ही बन जाए, ये हालात ज्यादा मुफीद उनके लिए दिखाई दे रहा है। और इस मुफीद हालात को जनता दल यूनाइटेड ने भांप लिया है। सामाजिक स्तर पर मंडल पॉलिटिक्स करने वाली जमात, चाहे वो पिछड़े वर्ग की हो या अति पिछड़े वर्ग की हो, चाहे वो नीतीश कुमार की वोटर हो, चाहे वो कमंडल वाली आंधी में बीजेपी के साथ भी जुड़ी हुई हो, सबके अंदर इस बात को लेकर कहीं ना कहीं एक टीस जरूर दिखाई देती है कि नीतीश कुमार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई मंडल पॉलिटिक्स के दायरे से बिहार को बाहर निकाल रही है। दलित विमर्श एक ऐसे दौर में पहुंचा हुआ है जहां भारतीय जनता पार्टी यदि दलित सीएम भी बना दे, दलित वर्ग से आने वाले किसी नेता को बिहार की कमान में सौंपने की सोच ले, तब भी उस वर्ग के वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि वहां आरक्षण, संविधान, सामाजिक न्याय और समता की बातें नागपुर वाले चुनावी हिंदुत्व की बातों से मेल खाती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन बिहार की राजनीति में मेल क्या खा रहा है? बिहार की राजनीति में मेल वही परिस्थितियां खा रही है जो 2002 में जम्मू कश्मीर में खा रही थी कि पहले 3 साल पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद रहेंगे तो बाद के 3 साल गुलाम नबी आजाद रहेंगे। वही परिस्थितियां मेल खा रही है कि 2.5 साल में 6-6 महीने के गैप वाला फॉर्मूला में पहले मायावती को मिला, फिर कल्याण सिंह को मिला, और फिर अविश्वास के हालत में मायावती की पार्टी को ही तोड़ दिया गया और कल्याण सिंह ने 4.5 साल सरकार चलाई थी। जनता दल यूनाइटेड के सामने तमाम उदाहरण मौजूद हैं। एक बार बीजेपी को शुरू में मौका दिया तो फिर बाद में कोई लाइन लगने की गुंजाइश कम है। निशांत के लिए उप मुख्यमंत्री पद मांगने के लिए अगर इतनी बैटिंग होती, ये तो किसी को भी बात आसानी से नहीं पचेगी कि जेडीयू के अंदर जो मंथन चल रहा है वो उप मुख्यमंत्री के लिए चल रहा है। उप मुख्यमंत्री का पद तो सहज रूप से निशांत को भारतीय जनता पार्टी दे देगी, और उप मुख्यमंत्री का पद भारत की संवैधानिक व्यवस्था में कोई पद ही नहीं है, वो एक सम्मानजनक दर्जा है। हकीकत में कोई उप मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री के तौर पर ही शपथ लेता है, एक दर्जा दे दिया जाता है उप मुख्यमंत्री का। लिहाजा उस पद के लिए कोई बार्गेनिंग करने की तो जरूरत है नहीं। जो बार्गेनिंग हो रही है वो दरअसल अंदर खाने के सूत्रों पर भरोसा करें तो 2.5 साल के फॉर्मूले पर हो रही है। और इस बार्गेनिंग में भारतीय जनता पार्टी के सामने आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति है, क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश का उलझा हुआ चुनाव, दूसरी तरफ बंगाल में नाक की लड़ाई, तीसरी तरफ बिहार के अंदर सत्ता संभालने की स्थिति में विलेन बनने के हालात तो नहीं आएंगे कि राजनीतिक तौर पर सामाजिक समीकरणों की राजनीति में जाति जनगणना के बाद के दौर की सियासत में कहीं विलेन न बन जाए। और चौथी तरफ दिल्ली में सत्ता चलाने के लिए जो अंक गणित है उसमें दर्जन भर सांसदों के भीतर अविश्वास का माहौल और तकरीबन 2 दर्जन सांसदों की पार्टियों के भीतर संदेह का माहौल। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड क्या अपनी बार्गेनिंग में सफल होगी? नरेंद्र मोदी किसी तरह की राजनीतिक बार्गेनिंग को गठबंधन के अंदर अपनी सत्ता जब दांव पर होती है तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन क्या अमित शाह स्वीकार करेंगे? और इस पूरे बार्गेनिंग के खेल का एक सिरा इस पर भी जुड़ता है कि कमान नरेंद्र मोदी के हाथ है कि अमित शाह के हाथ है। और कमान यदि मोदी और अमित शाह के बीच साझा रूप से बिहार के मुद्दे को लेकर नहीं है, यानी दोनों के बीच एक राय की स्थिति नहीं है, तब नीतीश कुमार के सामने और ज्यादा आसान परिस्थितियां अपने टर्म्स को डिक्टेट कराने और अपनी बात मनवा लेने की होती है। सारी कवायद अपनी बात मनवाने की चल रही है। मुख्यमंत्री पद जेडीयू को चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। कामयाबी कितनी मिलती है यह समय बताएगा, लेकिन कामयाबी के लिए फील्डिंग सेट है। सेट फील्डिंग के बीच विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। 41 विधायक उसके सामने खड़े हैं, 37 तो कम से कम राज्यसभा में ही वोट देकर अपनी निष्ठा जाहिर कर चुके हैं, और जनता दल यूनाइटेड को वो नंबर साफ साफ भारतीय जनता पार्टी से खुली बार्गेनिंग करने की परिस्थितियों के लिए मुफीद रास्ता बना रहा है। तो देखें इस रास्ते पर कौन कितने पानी में है और कौन कितने कामयाबी के साथ बार्गेन कर पाता है। भारतीय जनता पार्टी का हाथ ऊपर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि बीजेपी के पास बार्गेनिंग किसी तीसरे शख्स से नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे हुए 2 लोग, नंबर 1 और नंबर 2 यानी मोदी शाह की जोड़ी से ही होनी है, कोई मिडिल मैन बीच में नहीं। जनता दल यूनाइटेड के साथ स्थिति यह है कि नीतीश कुमार आमतौर पर इस बार्गेनिंग में अपने राजनीतिक मोहरों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या जिन मोहरों का इस्तेमाल उन्होंने अब तक किया है वो मोहरे उनके अपने हैं? यही वो सवाल है
जिस सवाल से दो चार होना पड़ रहा है जेडीयू के कैडर को भी और उनके वोटर को भी, मंडल पॉलिटिक्स के शुभचिंतकों को भी और समाजवादी धारा की राजनीति को चाहने वालों को भी, क्योंकि अब तक उन्हें निराशा हाथ लगी है। वाकई नीतीश कुमार के पॉलिटिकल बार्गेनर यदि इतने ज्यादा नीतीश कुमार के प्रति निष्ठावान होते तो राज्यसभा के लिए नामांकन भरने के लिए गुपचुप तरीके से हालात बनाने की नौबत नहीं आती, होली के दिन पॉलिटिकल ऑपरेशन की नौबत नहीं आती। देखते जाइए क्या क्या होता है। बिहार के बारे में जितना समझा है, अगले हफ्ते 2 हफ्ते में कुछ और समझने के लिए पूरा का पूरा चैप्टर खुला होगा, पूरी की पूरी नई थीसिस भी सामने आएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।